हेलो जी, राम राम जी, गुड इवनिंग बच्चों। और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, मैं आपसे कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ। कल कुछ इश्यू टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी वीडियो 3 दिन से अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो बच्चों, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी जो क्लासेस होंगी वो कंटिन्यू होगी यूट्यूब पर। बच्चों, जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हो कि जो फिजिकल केमिस्ट्री थी, इसकी यूनिट नंबर 1 हम फिनिश कर चुके हैं। और इस वीडियो में आज हम यूनिट नंबर 2 को भी फिनिश कर देंगे। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों ये देखो, ये हमारी यूनिट नंबर 2 है। और ये स्टार्टिंग हो चुकी है। इसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक क्वांटम यांत्रिकी और इंग्लिश में कहते हैं बच्चों उसको एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। और बच्चों इसकी हमारी फर्स्ट हेडिंग है, वो है सोनदिगर तरंग समीकरण। देखो बच्चों, क्या होती है ये होती है बच्चों जो सोनदिगर तरंग इक्वेशन होती है बच्चों, ये होती है आपकी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन लैम्डा स्क्वायर। फिर ब्रैकेट में होता है बच्चों ई माइनस यू, फिर ब्रैकेट बंद, उसके बाद साई बराबर 0। ठीक है बच्चों, ये होती है बच्चों हमारे सोनदिगर तरंग इक्वेशन। बच्चों हमारी नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट कहता है इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों नाभिक के चारों अपरिगामी तरंग। देखो बच्चों, ये पॉइंट क्या कहता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, देखो जो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नाभिक है। बच्चों जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर कैसे अपरिगामी तरंग के रूप में मोशन करता है। ठीक है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों नाभिक के चारों ओर अपरिगामी तरंग के रूप में मोशन करता है। ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों वो है, देखो प्रचलित अवस्था। बच्चों देखो, ये जो सोनदिगर तरंग इक्वेशन होती है बच्चों, इसकी सबसे प्रचलित अवस्था कौन सी होती है। एग्जामिनर क्या करेगा बच्चों, ये इक्वेशन दे देगा और ये पूछ लेगा सबसे प्रचलित अवस्था सोनदिगर तरंग इक्वेशन की कौन सी होती है। बच्चों ये होती है, देखो डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में होता है बच्चों ई माइनस वी, फिर ब्रैकेट 1 साई बराबर 0। ठीक है बच्चों ये जो होती है सोनदिगर तरंग इक्वेशन की सबसे प्रचलित अवस्था होती है। ठीक है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, देखो बच्चों जो सोनदिगर जी थे उन्होंने क्या किया था बच्चों, उन्होंने 1 2 3 4 5 ये 5 इक्वेशन निकाली थी। देखो इन पांचों इक्वेशन से मिलाकर एक इक्वेशन मिलाई थी जिसको हम कहते हैं सोनदिगर तरंग इक्वेशन। ठीक है बच्चों, वो होती एम ई वी एच और साई, और इनसे एक इक्वेशन तैयार की थी सोनदिगर तरंग इक्वेशन। ठीक है बच्चों एग्जामिनर क्या करेगा, आपको ये दे देगा और इनमें से ये पूछेगा कि इनमें से देगा कि कौन सा सोनदिगर तरंग इक्वेशन का हिस्सा है। ठीक है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों हमारा परमाणु ऑर्बिटल पर प्रायिकता अधिकतम होती है। ठीक है बच्चों, प्रायिकता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बच्चों, देखो आकाश में किसी स्थानीय बिंदु पर किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता सदैव वास्तविक या रियल होती है। देखो बच्चों, जो आकाश होता है, आकाश की यदि मैं बात करता हूँ, आकाश में यदि मैं किसी बिंदु पर बात करूँ, ये सपोज करो क्या ये स्पेस है, और इसके अंदर मैं अगर जो किसी बिंदु की बात करता हूँ बच्चों, ये जो बिंदु होता है ना, किसी बिंदु पर जो पाए जाने की जो प्रायिकता होती है ना बच्चों, वो क्या होती है, आकाश में पाए जाने की जो प्रायिकता होती है बच्चों वो होती है सर्वाधिक। ठीक है बच्चों, आकाश में और उसके अंदर जो प्रायिकता होती है ना बच्चों वो सदैव वास्तविक होती है। ठीक है बच्चों, और इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं बच्चों, ये जो होती है बच्चों प्रायिकता, इसको जो प्रेजेंट किया जाता है बच्चों वो किया जाता है साई के ऊपर स्टार बराबर, फिर साई को बंद कर दिया हमने मोड, और फिर उसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये होता है, इससे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारा, देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल होते हैं बच्चों वो एपोन कहलाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले जो ऑर्बिटल होते हैं बच्चों वो क्या कहलाते हैं, वो एपोन कहलाते हैं, यानी कि आधे। ठीक है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये कहता है संयोजकता बंध सिद्धांत, और बच्चों इसको इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। देखो बच्चों वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी होती क्या है
बच्चों वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी से पहले आपको लीव्स के सिद्धांत के बारे में पता होना जरूरी है। बच्चों देखो लीव्स का सिद्धांत क्या कहता है। बच्चों जो लीव्स का सिद्धांत होता है वो ये कहता है जो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, मतलब जो सहसंयोजक बॉन्ड जो होते हैं बच्चों, वो इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से बनते हैं। देखो जब दो परमाणु के बीच में, देखो ये दो परमाणु है, एक ये रहा, इसके पास एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों। इस वाले के पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास ये क्या करेगा, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो बच्चों क्या करेगा, ये वाला जो परमाणु होगा ये एक इलेक्ट्रॉन की इसके साथ मिलकर क्या करेगा, साझेदारी कर लेगा, ठीक है बच्चों। अब देखो इसके पास 2 थे, इसके पास 3, इसके पास 3 हो गए पूरे। देखो बच्चों देखो देखो बच्चों ये रहा 1 और 1 2 और 1 3, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली इसने, ठीक है बच्चों। देखो ये रे हो गए 3, इसके पास भी 3 हो गए और इसके पास भी 3 हो गए। देखो ये पूरा 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, ठीक है बच्चों। तो देखो जब देखो लीव्स का सिद्धांत क्या कहता है बच्चों, लीव्स का सिद्धांत ये कहता है जब दो परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी होती है तो उनके बीच बनने वाला जो बॉन्ड होता है बच्चों, वो कैसा बॉन्ड होता है बच्चों, वो होता है सहसंयोजक बॉन्ड, ठीक है बच्चों। कैसा बॉन्ड होता है बच्चों, वो होता है सहसंयोजक बॉन्ड। अब बच्चों देखो ये जो लीव्स का सिद्धांत है, लीव्स का सिद्धांत ये और कहता है, जो देखो बच्चों अब ये जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, ये बॉन्ड बनाने से पहले किसी ना किसी बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए थे या नहीं जुड़े हुए थे बच्चों। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ये बॉन्ड बनाने से पहले ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये पहले किसी ना किसी बंध के द्वारा जुड़े हुए थे, ठीक है बच्चों। और इस बंध की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए लीव्स का सिद्धांत जो था फेल हो गया था। और बच्चों ये जो इस बंध की प्रकृति को स्पष्ट किसने किया बच्चों, वो क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, यानी कि संयुक्ता बंध सिद्धांत ने, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो सिद्धांत है ये किसने दिया, ये हिटलर व लंदन ने कब दिया था बच्चों, ये दिया था 1927 में, ठीक है बच्चों। कब दिया बच्चों, इसको दिया 1927 में। और बच्चों फिर क्या हुआ इस सिद्धांत के अंदर, पोलिंग व सिलेटर ने 1931 में, कब 1931 में कब दिया गया था, 1927 में दिया गया था। और 1931 में पोलिंग व सिलेटर ने क्या किया इसके अंदर बच्चों, वो किया इसके अंदर संशोधन किए, ठीक है बच्चों। और फिर ये जो सिद्धांत था, अभी इस सिद्धांत के ऊपर बात करते हैं, ये सिद्धांत होता किस पर है बच्चों। ये जो सिद्धांत होता है ये बच्चों, ये सिद्धांत युग्मन और प्लस उनके उदासीनीकरण, ठीक है बच्चों, 2 चीज़ पर आधारित है। एग्जाम में पूछ लेता कि जो पोलिंग की संयोजकता बंध सिद्धांत जो है ये किस पर आधारित है बच्चों। ये जो सिद्धांत आधारित है बच्चों, ये है हमारा सिद्धांत, ये सिद्धांत है बच्चों हमारा, यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉनों के देखो बच्चों युग्मन यानी कि पेयरिंग और उनके चक्रण के उदासीनीकरण पर आधारित है, ठीक है बच्चों। ज़्यादा और जानने की जरूरत नहीं सिद्धांत के बारे में बच्चों। देखो नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों, जो संयोजी बंध सिद्धांत था, जो वीबीटी सिद्धांत था, ये ऑक्सीजन के अणुचुंबकीय गुण, जो ऑक्सीजन का बच्चों क्या था, ऑक्सीजन का जो अणुचुंबकीय गुण था उसको तो स्पष्ट नहीं करता, जबकि ये आणविक कक्षक सिद्धांत था उसके ऑक्सीजन के अणुचुंबकीय गुण को स्पष्ट करता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो नेक्स्ट हेडिंग हमारी आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत, ठीक है बच्चों। और इंग्लिश में हम कहते हैं इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब देखो बच्चों हम बात करते हैं पहले वीबीटी के अनुसार, यानी कि जो वीबीटी थ्योरी होती है बच्चों वो क्या कहती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बच्चों संयोजकता आबंध सिद्धांत, ठीक है बच्चों। ये कहता है देखो जब 2 परमाणु, देखो एक परमाणु और एक परमाणु, ठीक है, जब ये दोनों आपस में क्या करेंगे यानी कि संयोग करेंगे, संयोग करके एक बड़े अणु बनाएंगे। देखो ये दोनों संयोग करें और संयोग करने पर एक बड़ा अणु बनाया, ठीक है बच्चों। और जब ये एक बड़ा अणु बनाते हैं तो क्या होता है, देखो इनके जो कक्षक होते हैं ना बच्चों वो अप्रभावित रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। बस यही बात है इसमें, बस यही आपका क्या आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत, ठीक है बच्चों। अब देखो हुंड्स और मूलिकन ने तथा बाद में, ठीक है बच्चों, हुंड्स और मूलिकन ने क्या किया, ये सिद्धांत दिया। और बाद में फिर क्या हुआ, जॉनसन और कुल्सन ने भी एक नियम दिया, ठीक है। जॉनसन पहले तो क्या किया, ये जो आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत था मैंने बताया था क्या था, ये बताया देखो एक परमाणु और एक परमाणु, देखो जब 2 परमाणु आपस में क्या करते हैं यानी कि एक आपस में मिलकर यानी कि एक संयोग करके एक अणु बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है उनके जो दोनों के जो कक्षक होते हैं ना वो अप्रभावित रहते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है, ये वीबीटी थ्योरी कहते हैं, ठीक है बच्चों। वीबीटी थ्योरी यानी कि जो संयोजकता जो आवरण सिद्धांत होता है बच्चों वो कहता है ये, ठीक है। यानी कि जब 2 परमाणु आपस में संयोग करके एक
संयोग करके एक बड़ा अणु का निर्माण करते हैं, एक बड़ा अणु बनाते हैं, तो उनके जो कक्षक होते हैं वो एक दूसरे से अप्रभावित रहते हैं। ठीक है बच्चों, वो ये कहता है वीबीटी थ्योरी। ठीक है, यानी कि ये जो सिद्धांत, यानी कि ये बात किसने बताई फिर, यानी कि हुंड्स और मूलिकन ने ये बात बताई। फिर इसके बाद में क्या हुआ बच्चों, देखो जॉनसन और कुल्सन नाम के दो वैज्ञानिक आए। अब इन दोनों ने और इन चारों ने मिलकर एक नया सिद्धांत का विकास किया, जिसको हमने नाम दिया आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब ये जो सिद्धांत दिया था बच्चों, देखो इस सिद्धांत की हम बात करते हैं। अब ये जो सिद्धांत दिया गया है, देखो ये पॉइंट कहता है एलसीए के विधि से प्राप्त आणविक का पालन करते हैं। आणविक कक्षक जो होते हैं बच्चों पालन करते हैं आपभाव, पोटली और हुंड के नियमों का पालन करते हैं। देखो बच्चों, यानी कि जो आपका आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत है वो क्या बताया था मैंने, ये बताया था, देखो जब दो परमाणु मिलकर, यानी कि दो परमाणु आपस में क्या करते हैं, संयोग करके एक अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उनके जो कक्षक होते हैं बच्चों वो अप्रभावित रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है बच्चों, और वे जो कक्षक होते हैं ना बच्चों, वे कक्षक क्या करते हैं, वे कक्षक एक तो आपभाव नियम का और पॉली के और हुंड के, ठीक है बच्चों, इन 3 नियमों का पालन करते हैं। ठीक है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलसीओ विधि से प्राप्त आणविक जो कक्षक होते हैं वे किसका पालन करते हैं, वे आपभाव नियम का करते हैं बच्चों, पॉली का करते हैं और हुंड्स के नियम का करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो जो आपका sp ऑर्बिटल होता है बच्चों, sp ऑर्बिटल के अतिव्यापन से कौन सा ऑर्बिटल बनता है बच्चों, वो बनता है आणविक ऑर्बिटल बनता है। ठीक है बच्चों, और बच्चों जो pp ऑर्बिटल होता है बच्चों, pp ऑर्बिटल के अतिव्यापन से कौन सा बनता है बच्चों, इससे भी आणविक ऑर्बिटल बनता है। ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, देखो ये वाला पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। देखो बच्चों, जो आपका पी कक्षक होता है बच्चों, पी कक्षक को हम क्या कहते हैं बच्चों, पी कक्षक को हम कहते हैं त्रिगुण अप्रभष्ट। ठीक है बच्चों, त्रिगुण अप्रभष्ट कहते हैं। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है रेखीय संयोजन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं बच्चों लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, जो आपका बच्चों लीनियर कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, आपका 3 टाइप का होता है। एक होता है आबंधी ऑर्बिटल, दूसरा होता है बच्चों प्रति आबंधी ऑर्बिटल, और तीसरा होता है बच्चों प्रति अनाबंधी ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की। बच्चों जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो आपका 3 टाइप का होता है, आबंधी ऑर्बिटल होता है, प्रति आबंधी ऑर्बिटल होता है, और थर्ड होता है अनाबंधी ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, और बच्चों जो आबंधी ऑर्बिटल होता है इसको इंग्लिश में हम कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देखो बच्चों होता क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो स्थिर ऊर्जा होती है वो मूल परमाणु से कम होती है। देखो बच्चों समझो इसे, ये परमाणु के अंदर क्या है बच्चों, ये नाभिक है, और इसके अंदर जो है बच्चों ये इलेक्ट्रॉन है, ये मोशन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो आबंधी ऑर्बिटल किन्हें कहते हैं, देखो जब इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन की बच्चों ऊर्जा होती है वो जो नाभिक होता है ना बच्चों, नाभिक जो मूल परमाणु होता है बच्चों, उससे क्या होती है, उससे कम होती है। ठीक है बच्चों, देखो जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसी परमाणु के अंदर उसके मूल परमाणु से क्या होती है बच्चों, कम होती है। ठीक है बच्चों, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं बच्चों अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। और बच्चों जिन ऑर्बिटल के अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, उनको हम कहते हैं बच्चों आबंधी ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से समझ लो। देखो बच्चों देखो ये परमाणु है, ये नाभिक है इसका, और बच्चों ये क्या है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, ये इसके अंदर मोशन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो इनकी जो ऊर्जा है वो क्या है, इनकी ऊर्जा कम है किससे, मूल परमाणु से। ठीक है बच्चों, देखो जब किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा मूल परमाणु से क्या होती है बच्चों, कम होती है। ठीक है, तो उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं बच्चों, वे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, उन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं आबंधी इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं बच्चों, ये कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, ये होंगे आबंधी इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, और जिन कक्षक के अंदर ये पाए जाते हैं बच्चों, उनको हम कहते हैं आबंधी ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रति आबंधी ऑर्बिटल क्या होती है। देखो बच्चों, देखो अब क्या होगा, इस बार हमने क्या कहा था, देखो जब किसी परमाणु के अंदर देखो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है इस बार मूल परमाणु से क्या होगी बच्चों, वो ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, क्या होगी इस बार, मूल परमाणु से जो ऊर्जा होगी बच्चों, मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बच्चों क्या कितनी होगी, इस बार होगी ज़्यादा। ठीक है बच्चों, क्या होगी बच्चों, इस बार होगी ज़्यादा।
तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम क्या कहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को कहते हैं हम बच्चों प्रतिआबंधी इलेक्ट्रॉन। और जिन कक्षक के अंदर ये पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन बच्चों, उनको हम कहते हैं प्रतिआबंधी ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम बात करते हैं अनाबंधी ऑर्बिटल क्या होते हैं। देखो बच्चों, इनको इंग्लिश में हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन के या एल्कोस में बंद तथा अणु के बनने में भाग नहीं लेते। देखो बच्चों, उनकी उपस्थिति से अणु का स्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो बच्चों, ये परमाणु है। अब देखो इसके अंदर क्या है, देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है। ठीक है बच्चों, ये वाले इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन इस वाले के कक्षक के अंदर है। ठीक है बच्चों, और जो इस कक्षक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वे किसी भी अणु में के बनने में क्या कर रहे हैं बच्चों, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी भी अणु के बनने में भाग नहीं ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है इस कक्षक के अंदर के अंदर, ये एकदम अलग है, इनसे कोई इनका मैटर नहीं है। ठीक है बच्चों, ये एकदम अलग है अपनी स्थिति में। ठीक है बच्चों, ये कहीं पे भी भाग नहीं ले रहे हैं, यानी कि ये किसी कक्षक के अंदर क्या है, ये होते हैं बंद कोश के अंदर। ठीक है बच्चों, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक के अंदर होते हैं यानी कि या बंद कोश में होते हैं, वे किसी भी अणु के बनने में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो उन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है बच्चों, उन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और जिन कक्षक के अंदर ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको हम नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सिंपल भाषा में जो इलेक्ट्रॉन जो किसी बंद कोश के अंदर पाए जाते हैं और वे किसी अणु के बनने में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है बच्चों, और उनकी उपस्थिति से अणु के स्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उनको हम नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट सिग्मा बॉन्ड। ठीक है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड होता क्या है। देखो बच्चों, दो कक्षाओं के एक अक्ष पर उनके सिरों द्वारा अतिव्यापन होने से बनने वाला बॉन्ड बच्चों कैसा कहलाता है, वो कहलाता है बच्चों सिग्मा बॉन्ड। देखो बच्चों, सिग्मा बॉन्ड होता कैसा है। देखो बच्चों, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है बच्चों, इन दोनों ने क्या किया, यानी कि उनके सिरों के द्वारा क्या हो रहा है, यानी कि सिरों के द्वारा एक दूसरे से अतिव्यापन हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इनके बीच में ये जो बनने वाला बॉन्ड होगा ना बच्चों, ये होगा बच्चों आपका सिग्मा बॉन्ड। ठीक है बच्चों, ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है बच्चों, ये 3 टाइप का होता है। अब देखो बच्चों कैसा होता है। ठीक है बच्चों, दो कक्षाओं के, यानी कि जब दो कक्षक होते हैं बच्चों, उनके सिरों से जो अतिव्यापन होकर जो बनने वाला बॉन्ड होता है बच्चों, वो होता है आपका सिग्मा बॉन्ड। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो, फर्स्ट होता है बच्चों आपका एस अतिव्यापन। देखो बच्चों, एस अतिव्यापन कैसा होता है बच्चों, वो होता है गोल। ठीक है बच्चों, ये रहा। देखो अब दोनों, देखो एक एस का ये रहा परमाणु, एक एस का ये रहा। ठीक है बच्चों, अब देखो दोनों ने क्या किया, दोनों के द्वारा अतिव्यापन हुआ। देखो ये हुआ और ये हुआ। अब बच्चों यहाँ पे जो हुआ ना ये अतिव्यापन, बच्चों यहाँ पे जो बनने वाला बॉन्ड होगा बच्चों, वो कैसा बॉन्ड होगा बच्चों, वो होगा आपका सिग्मा बॉन्ड। ठीक है बच्चों, एस ओवरलैपिंग। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब दूसरा होता है sp अतिव्यापन। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, ये s ऑर्बिटल होता है बच्चों, ये होता है p ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, ये p ऑर्बिटल क्या होता है बच्चों, ये होता है डंबलाकार। कैसा होता है बच्चों, ये होता है डंबलाकार। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब दोनों ने क्या किया, दोनों ने एक दूसरे पर ओवरलैपिंग किया। ठीक है बच्चों, देखो ये कर दिया इसने इस पर ओवरलैपिंग, तो इनके बीच में यहाँ जो बनने वाला बॉन्ड होगा बच्चों, वो होगा आपका sp अतिव्यापन। ठीक है बच्चों, इनके बीच जो ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है आपका सिग्मा बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम हो जाएगा आपका sp ओवरलैपिंग, हिंदी में कहते हैं sp अतिव्यापन। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो, थर्ड होता है pp टाइप का। ठीक है बच्चों, pp अतिव्यापन। ठीक है, जिसको हम रैखिक अतिव्यापन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो एक ये रहा p ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, दूसरा p ऑर्बिटल ये रहा। ठीक है बच्चों, और जब ये दोनों एक दूसरे पर ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये और ये। ठीक है, इन दोनों के सिरों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे पर अतिव्यापन करेंगे। देखो ये क्या, इनके बीच में तो यहाँ पे बनने वाला बॉन्ड होगा बच्चों, वो होगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है बच्चों, और इसका नाम हो जाएगा हमारा पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है बच्चों।
बच्चों देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है बच्चों पाई बॉन्ड। देखो बच्चों पाई बॉन्ड क्या होता है, देखो बच्चों पी कक्षाओं के पारस्परिक अतिव्यापन से। देखो बच्चों पी की, देखो पी कैसा होता है बच्चों, पी ऐसा होता है, ऐसा देखो। अभी देखो दोनों एक दूसरे पर क्या करें, देखो ये यहाँ पे आके क्या करें, दोनों यहाँ पे जो बनने वाला बॉन्ड है बच्चों, देखो अतिव्यापन हो रहा है यहाँ पे बच्चों, इनके जो बीच में यहाँ पे बनने वाला बॉन्ड होगा बच्चों, वो होगा आपका पाई बॉन्ड। ठीक है बच्चों, ठीक है। जब दो पी कक्षों के पारस्परिक से अतिव्यापन बनता है, ठीक है बच्चों, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पाई बॉन्ड कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा देखो। बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है, देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, हाइड्रोजन अणु में आबंधी आणविक ऑर्बिटल को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, किससे करते हैं, जो हाइड्रोजन अणु होते हैं बच्चों, उनमें आबंधी आणविक ऑर्बिटल को किससे डिनोट किया जाता है बच्चों, उन्हें किया जाता है सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, जो प्रति आबंधी ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, उनको किससे प्रेजेंट किया जाता है, जो प्रति आबंधी ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, उनको किया जाता है प्रेजेंट सिग्मा, सिग्मा के ऊपर स्टार। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन परमाणु के लिए सोंदिगा तरंग समीकरण क्या होती है। देखो बच्चों बिल्कुल सेम वही है, ये होती है बच्चों डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस ये होता है बच्चों 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर। बस यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आया, ई माइनस और यहाँ पे ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर ब्रैकेट 1, उसके बाद साई बराबर 0। ठीक है बच्चों, ये होती है हाइड्रोजन परमाणु सोंदिगा तरंग समीकरण। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है बच्चों, ये होती है। बच्चों देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बिल्कुल देखो बिल्कुल अलग। बच्चों देखो क्वांटम संख्याएं, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है, देखो बच्चों अगर जो मैं सिंपल भाषा में कहूँ बच्चों, यानी कि वे क्वांटम नंबर होते क्या बच्चों, वे संख्याएं जिनसे हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इलेक्ट्रॉन किस दिशा में है, कहाँ पर चक्रण कर रहा है, कौन सी कक्षा में, उनके बारे में पता चलता है, उन्हें हम क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से समझ लो, आप सुन लो क्वांटम नंबर क्या कहते हैं। अगर जो मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि क्वांटम नंबर हमारे वे नंबर होते हैं जिनसे हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति, कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में मोशन कर रहा है और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्रण कर रहा है और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी, उन यानी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में नॉलेज मिलती है हमें, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्रदान मिलती है। ठीक है बच्चों, उनको हम कहते हैं क्वांटम नंबर। अब देखो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से एक विशेष दूरी पर होता है, बिल्कुल ठीक है जी। इसमें ऊर्जा एक निश्चित मात्रा में होती है। इलेक्ट्रॉन की विभिन्न संभाव अवस्थाएं क्वांटम यांत्रिकी के नियमों द्वारा स्पष्ट की जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की विभिन्न संभावनाएं किसके द्वारा, क्वांटम यांत्रिकी के नियमों द्वारा स्पष्ट की जाती है तथा इन अवस्थाओं को पहचानने के लिए संख्याएं प्रयुक्त होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम बच्चों हम कहते हैं क्वांटम नंबर कहते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का समुचित व्याख्या नहीं हो पाती है बच्चों, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था क्या उसकी व्याख्या क्वांटम नंबर से हो पाती है, नहीं हो पाती है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये जो होती है आपकी 4 टाइप की होती है बच्चों। पहले नंबर पर जो होती है आपकी बच्चों, ये होती है मुख्य क्वांटम संख्याएं। ठीक है बच्चों, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती क्या है, देखो ये देखो इन क्वांटम संख्याओं से इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं का ज्ञान का प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, कक्षाओं का, यानी कि जो ऑर्बिटल होते हैं किसका प्राप्त होता है, ऑर्बिटल का प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, मुख्य क्वांट तो क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा, जो आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं इनसे हमें किस चीज़ का ज्ञान प्राप्त होता है, जिनसे हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा होती है ना, क्वांटम नंबर यानी कि इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं का आकार का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, और इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, इसे हम कैपिटल यानी कि जो स्मॉल एन होता है उससे प्रेजेंट करते हैं। एन बराबर क्या हो सकता है बच्चों, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो ऑर्बिटल कक्षक का साइज, जो कक्षक होती है बच्चों उसका साइज कौन से सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है बच्चों, वो किया जाता है इसके द्वारा। ये होता है बच्चों ई एन बराबर होता है माइनस का 313.3 अपॉन में एन स्क्वायर किलो कैलोरी। ठीक है बच्चों, और आर एन बराबर होता है, आर की वैल्यू होती है बच्चों 0.0529 एन स्क्वायर इंटू ए एंग्स्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, ये होता है बच्चों। सेकंड होती है हमारी द्विगंशी। ठीक है बच्चों,
जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं बच्चों एजीम्यूटल क्वांटम नंबर। अब देखो बच्चों एजीम्यूटल क्वांटम नंबर क्या होता है। देखो बच्चों इसको हम एल से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और बच्चों इसका जो दूसरा नाम होता है बच्चों, वो दूसरा नाम होता है इसका सहायक या गौण, ठीक है बच्चों। जो द्विवंशी क्वांटम नंबर होता है बच्चों, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एजीम्यूटल क्वांटम नंबर, और इसको हम छोटे एल से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। और इसका जो दूसरा नाम होता है बच्चों, वो होता है सहायक गौण भी कहते हैं इसको, ठीक है। इस क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है हमें, जो ऑर्बिटल होता है उसके जो कक्षक होता है बच्चों, उसके ज्ञान का प्राप्त होती है, ठीक है बच्चों। क्या प्राप्त होता है बच्चों, उससे हमें ज्ञान का प्राप्त होता है, ठीक है। बच्चों देखो एन के किसी भी मान के लिए एल का मान 0 से लेकर बच्चों कहाँ से होता है, एन का जो मान होता है बच्चों, एन के मान के लिए 0 से लेकर n-1 तक हो जाता है, ठीक है बच्चों। और कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, इसको बच्चों तीसरा नाम होता है बच्चों, वो होता है इसका तीसरा नाम कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, ठीक है बच्चों। क्या होता है, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं इसको, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल कोणीय संवेग, जो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल होता है, कक्षक होता है, उसका कोणीय संवेग कितना होता है बच्चों, वो होता है एल बराबर होता है बच्चों, वो जो होता है एल और फिर ब्रैकेट में l+1 इंटू h/2π, ठीक है बच्चों। यदि मैं इसके अंदर l बराबर 0 कर देता हूँ बच्चों, क्या होगा देखो, यदि मैंने इस फॉर्मूले के अंदर l बराबर 0 कर दिया तो यहाँ पे कोणीय संवेग क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। खाली किसके लिए होगा बच्चों, ये जो होता है ना बच्चों परमाणु और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबके लिए क्या होता है बच्चों, ये होता है 0, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो ये पॉइंट है यहाँ पे, जो एस ऑर्बिटल होता है बच्चों, एस ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है बच्चों, वो होती है गोलाकार। और बच्चों पी ऑर्बिटल की हम बात करते हैं, पी ऑर्बिटल कैसी होती है बच्चों, वो होती है डंबलाकार, ठीक है बच्चों। और जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है बच्चों, वो होती है द्विव डंबलाकार। बच्चों देखो उपकोष का जो देखो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग यहाँ से एग्जाम में, ठीक है बच्चों। बच्चों जो उपकोष का क्रम होता है वो कैसा होता है बच्चों, देखो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, वो एस की होगी, ठीक है। उससे कम ऊर्जा किसकी होगी, पी की होगी, पी के बाद डी की होगी, उसके बाद एफ की होगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि उपकोषों का क्रम क्या होता है बच्चों। जो उपकोषों का सही क्रम होता है बच्चों, वो होता है पहले एस का होता है, फिर उसके बाद पी, फिर डी, फिर एफ, ठीक है बच्चों। अब बच्चों थर्ड की हम बात करते हैं बच्चों, जो थर्ड है वो है चुंबकीय क्वांटम नंबर, ठीक है बच्चों। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। देखो बच्चों क्या होते हैं मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, देखो बच्चों ये जो क्वांटम नंबर होती है बच्चों, इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं बच्चों, हम जो इसको प्रेजेंट करते हैं बच्चों छोटे एम से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो किसी उपकोष, देखो ये जो हमें पता किसके बारे में बताती है, ये हमें देखो किसी उपकोष के कक्षों की संख्या का ज्ञान कराती है, इसे हम छोटे एम से प्रेजेंट करते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में स्पेक्ट्रम का अनेक घटक रेखाओं में विभक्त होने की घटना जेमन प्रभाव की व्याख्या करने में प्रस्तावित किया गया। दीर्घ विन्यास क्वांटम संख्या, देखो बच्चों इसका जो दूसरा नाम होता है बच्चों, वो होता है दीर्घ विन्यास क्वांटम संख्या, ठीक है बच्चों। इसका जो दूसरा नाम होता है बच्चों, वो होता है दीर्घ विन्यास क्वांटम संख्या, ठीक है बच्चों। हो सकता है आपके ये सारी क्वांटम नंबर याद हो, ठीक है बच्चों। बच्चों देखो आपको एक चीज़ पता होगी, देखो मैंने वो बताई नहीं है, आपको बता दूँ। जो बच्चों जो क्वांटम संख्या, जो बच्चों चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है ना बच्चों, ये प्रेजेंट किस, देखो बच्चों इसका जो वैल्यू होती है ना बच्चों, ये किस पर निर्भर करते हैं, ये करती है बच्चों जो हमारी जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है बच्चों। सर एक मिनट सुनो बच्चों, चौथी होती है हमारी स्पिन क्वांटम संख्या, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। जो चक्रण क्वांटम संख्या का मान होता है बच्चों, वो निर्भर करता है, डिपेंड करता है बच्चों चुंबकीय क्वांटम संख्या पर, ठीक है बच्चों। किस पर डिपेंड करता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या पे। और जो बच्चों चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो वैल्यू होती है बच्चों, वो किस पर डिपेंड करती है बच्चों, वो डिपेंड करती है हमारी देखो द्विवंशी क्वांटम नंबर पर, ठीक है बच्चों। और जो द्विवंशी क्वांटम नंबर जो होते हैं बच्चों, ये किस पर डिपेंड करते हैं, इसकी वैल्यू बच्चों, जो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है वो करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या पर, ठीक है बच्चों। ये बात आपको पता होगी, शायद मुझे लगा कि बता देनी चाहिए, मैंने आपको फिर से बता दी। बच्चों देखो हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। अब देखो बच्चों हम यहाँ पर आ गए थे बच्चों, ये जो इसका दूसरा नाम होता है दीर्घ विन्यास क्वांटम संख्या भी कहते हैं इसको, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों, इसको दूसरा नाम कहते हैं बच्चों इसको दीर्घ विन्यास क्वांटम संख्या। बच्चों जो इसके लिए एम बराबर सूत्र जो होता है बच्चों, वो होता है एम बराबर होता है बच्चों 2l+1, ठीक है बच्चों। एम का जो मान होता है बच्चों कहाँ से डिपेंड करता है, एम का मान है बच्चों -l से लेकर +l तक डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। अब देखो यदि मैं इस फॉर्मूले के अंदर बच्चों मैं l बराबर 0 रखता हूँ तो क्या होगा बच्चों, तो यदि मैं l बराबर 0 रखता हूँ बच्चों, तो m के कितने मान संभव हो सकते हैं यहाँ पे बच्चों, ये तो आपको पता होगा कितने मान संभव हो सकते हैं। देखो
यदि मैं यहाँ पे l बराबर 0 रखा तो क्या हो बच्चों, 0 रखा मैंने तो m बराबर 0 + 1, तो बच्चों m का मान कितना आ गया बच्चों, m का मान आ गया 1। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब एस उपकोष के लिए हम बात करते हैं बच्चों। m का मान 0 आ गया बच्चों, एस उपकोष के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, एस उपकोष के लिए होगा बच्चों 0। ठीक है। और इसके अंदर कितना बच्चों, एस उपकोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो होता है 1। और बच्चों एस उपकोष में कितनी कक्षक होती है बच्चों, वो होती है 1। ठीक है बच्चों। अब देखो इसीलिए अब इसी प्रकार बच्चों पी उपकोष के लिए देखो, अब देखो बच्चों, यदि L बराबर 1 रखा मैंने इस फॉर्मूले के अंदर, देखो m बराबर फॉर्मूला था 12 + 1। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे L की जगह मैंने क्या पुट किया, 1 पुट किया, तो 2 × 2 और 1 3 बच्चों, कितना आ गया 3। तो इस m बराबर 3, इससे क्या पता चला बच्चों, जो पी उपकोष होता है ना बच्चों, इससे पता चला कि पी उपकोष जो होता है बच्चों, उसके अंदर कितनी कक्षा होती है बच्चों, पी उपकोष में कितनी कक्षा होती है बच्चों, इससे पता चला कि उसके अंदर पी उपकोष में 3 होती है। ठीक है बच्चों, कितनी होती है बच्चों, 3 होती है। अब देखो बच्चों पी उपकोष के लिए 1 2 3 आ गई, देखो बच्चों 1 2 3। अब बच्चों इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन भी 3 ही होंगे जब 3 कक्षक हैं। अब देखो 1 2 3। अब देखो बच्चों, अब हमने एक बात बताई थी आपको, जो बच्चों L का जो मान होता है बच्चों, वो -1 से लेकर m का मान +1 तक डिपेंड करता है। अब देखो -1 से लेकर कहाँ तक, +1 तक, बीच में क्या है 0। ठीक है बच्चों। m के संभव मान बच्चों कितने हो गए, यहाँ पे पूछ लेता है कि m के पी उपकोष के लिए m के संभव कितने मान हो गए बच्चों, वो हो गए -1 0 +1। ठीक है बच्चों। कितने मान हो गए यहाँ पे, तो 3 हो गए। देखो बताया था मैंने, ये कॉन्सेप्ट आपको लिखवाया भी था। देखो बच्चों, m का जो मान होता है बच्चों -L से लेकर कहाँ तक डिपेंड करता है, +L तक। ये पॉइंट आपको याद रखना है बस। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये तो हो गया L बराबर 1 के लिए। अब बच्चों हम बात करते हैं जब L बराबर 2 हो। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों L बराबर 2, अब फॉर्मूले हमने देखो 2 × L की जगह कितना रखा, 2 रखा, +1, 2 दूनी 4 और 5। अब देखो, अब ये किसके लिए आया बच्चों, ये आया हमारे डी उपकोष के लिए। अब डी उपकोष में कितनी कक्षा होती है बच्चों, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों। और अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं बच्चों, 5, 1 2 3 4 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है बच्चों। और अब देखो, अब हमने बताया था कि जो m का जो मान होता है बच्चों, वो -L से लेकर +L तक डिपेंड करता है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले कहाँ से लिया हमने, देखो -1 से लेकर +1 तक। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद -2 बढ़ाया, फिर उसके बाद +2, बीच में 0। ठीक है बच्चों। तो m के संभाव कितने मान हो गए बच्चों, m के जो संभाव मान हो गए बच्चों -2 -1 0 +1 +2, तो कितने हो गए m के संभाव मान बच्चों, वो हो गए 5। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, जब L बराबर 3 हो। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, जब L बराबर 3 होता है क्या होता है, अब देखो बच्चों, जब L बराबर 3 होता है, देखो बच्चों यहाँ पे 2, यहाँ पे L की जगह कितना रखा बच्चों, 3 रखा, +1, 2 तो 6 और 1 7, कितना आ गया बच्चों, m बराबर आ गया 7। अब देखो बच्चों, अब कौन सा उपकोष आया था बच्चों, ये आ रहा था हमारा F उपकोष। अब देखो बच्चों, F उपकोष के लिए क्या करेंगे बच्चों, कितना है हमारा, m बराबर 7 आया। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि 7 कक्षक होंगे। टी उपकोष के अंदर कितने कक्षक होते हैं बच्चों, 7, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों। और इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, इलेक्ट्रॉन भी 7 आ गए। ठीक है बच्चों। अब हमने बात करी थी कि m का जो मान होता है बच्चों, वो -1 से लेकर +1 तक डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों। अब देखो -1 के बाद +1। ठीक है बच्चों। उसके बाद -2 +2 -3 +3, फिर उसके बाद आगे चलेंगे +4, यहाँ पे देखो -4 +4 -5 +5। ठीक है बच्चों। अब देखो, और अब यहाँ पे आप देखो, ये जो होता है, देखो m की संभव मान कितने हो गए बच्चों, देखो अब m के संभव मान हो गए बच्चों -3 -2 -1 -0 +1 +2 +3 और +3। ठीक है बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा,
बच्चों जो पी कक्षक होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, वो होते हैं त्रिगुण अप्रभ्रष्ट। उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, पी कक्षक को कहते हैं बच्चों हम त्रिगुण अप्रभ्रष्ट, ठीक है बच्चों। और जो डी कक्षक होते हैं बच्चों, डी कक्षक को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, डी कक्षक को कहते हैं बच्चों हम पंचगुण अप्रभ्रष्ट, ठीक है बच्चों, पंचगुण अप्रभ्रष्ट, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं नोडीय तल। बच्चों देखो नोडीय तल होता क्या है, देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन लेस मात्र संभावना नहीं होती है। देखो बच्चों नोडीय तल बच्चों वो तल होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो होती है बच्चों नहीं होती है, बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है, बिल्कुल भी होती ही नहीं है, ठीक है बच्चों। लेस मात्र संभावना नहीं होती, ठीक है बच्चों। नोडीय तल हम उसको कहते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं होती है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो लास्ट हमारी जो क्वांटम नंबर है बच्चों वो रहेगा हमारा लास्ट, वो रहेगा स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है बच्चों, स्पिन क्वांटम नंबर। अब बच्चों देखो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, देखो यानी कि नाभिक के चारों ओर विविध कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो अपने अक्ष पर किसकी भांति, लट्टू की भांति चक्कर लगाते रहते हैं, जिस कारण इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन में एक कोणीय संवेग उत्पन्न हो जाता है और इस कोणीय संवेग के प्रभाव को इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पर पाड़ता है और इसका कोणीय संवेग को स्पिन ऊर्जा भी कहते हैं बच्चों। ये तो आपको याद ही होगा, आपको अच्छी से याद है। अब देखो बच्चों, अब ये जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है बच्चों, देखो जैसे इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, देखो अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। देखो बच्चों यदि इलेक्ट्रॉन घड़ी के दिशा में, यदि घड़ी के दिशा में घूमता है, यदि घड़ी के साथ साथ ऐसे घड़ी की दिशा में घूमता है बच्चों, उसको हम कहेंगे दक्षिणावर्त। तो उसके लिए जो बच्चों x बराबर होता है +1/2। और यदि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों विपरीत दिशा में घूमता है ऐसे, देखो अगर जो इलेक्ट्रॉन, घड़ी तो ऐसे घूमती है ना बच्चों, यदि वो इलेक्ट्रॉन ऐसा ना घूम के ऐसे घूम रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो बच्चों उसके लिए जो s बराबर होता है बच्चों वो होता है -1/2, जिसको हम कहते हैं बच्चों वामाव्रत। क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं वामाव्रत, ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो बच्चों जो कोणीय संवेग होता है बच्चों वो होता है mv/r बराबर होता है बच्चों s अंडर रूट में होता है s फिर ब्रैकेट में s+1, ठीक है बच्चों। इसके द्वारा हम क्या करते हैं बच्चों, कोणीय संवेग निकालते हैं, ठीक है बच्चों। और जहाँ पे s क्या होता है बच्चों, वो होता है चक्रण क्वांटम संख्या। अब बच्चों देखो एक नोट पॉइंट है आपके लिए बच्चों, नोट पॉइंट कहता है जो जेमन प्रभाव होता है ना बच्चों, जेमन प्रभाव तथा स्टार्क प्रभाव, इन तथ्यों की व्याख्या करने के लिए द्विगंशी और चुंबकीय क्वांटम संख्या जो थी भैया वो दी गई है, ठीक है बच्चों, दिया गया है, ठीक है बच्चों। जो आपका भैया जेमन प्रभाव था और स्टार्क प्रभाव, ठीक है बच्चों। इन तथ्यों की व्याख्या जो करने के लिए, यानी कि इन तथ्यों की व्याख्या कौन कौन कर सकता है, वो द्विगंशी क्वांटम संख्या और भैया क्या, और चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है बच्चों। इन दोनों को दिया गया है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बिल्कुल अलग हटके, आप सोच रहे होंगे कि सर जी ये तो टॉपिक हमारी बुक में भी दे रखी है हाइब्रिडाइजेशन, और सर जी आपने करा दिया। देखो इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे तो मुझे लगा कि संकरण कराना चाहिए, ठीक है बच्चों, तो मैंने इस वजह से आपको संकरण करा दिया। अब देखो बच्चों संकरण की डेफिनेशन आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको याद होगी अच्छे से, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, ठीक है। अब देखो होती क्या है, देखो एक बार देख लो। देखो जब लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षकों का मिलना तथा समान ऊर्जा वाले तथा एक ही आकार के समान संख्या के कक्षक बनना संकमन कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों दो बंधों के जो बीच का कोण होता है बच्चों वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब देखो ये बनते कैसे, देखो ये रहा, देखो बच्चों ये रहा, देखो ये S है, ये 2px है, ठीक है। देखो समान आकार से ये क्या बन रहा है, ये हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है। देखो जब समान आकार के, ठीक है बच्चों, देखो ये रहा, ये समान आकार का हाइब्रिडाइजेशन, ये समान आकार का, ठीक है बच्चों। इन दोनों से मिलकर क्या बना, एक हाइब्रिडाइजेशन बन गया। अब देखो बच्चों संकरण के प्रकार, बच्चों देखो पहला होता है sp संकरण। sp संकरण की डेफिनेशन देखो जब एक s कक्षक और p कक्षक, ठीक है बच्चों, जब एक s कक्षक और p कक्षक मिलकर क्या करते हैं, एक समान ऊर्जा के दो नए संकृत कक्षक बनाते हैं, तो बच्चों उसको संकृत हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बच्चों हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, देखो ये किस किस के अंदर पाया जाता है बच्चों, ये पाया जाता है BeF2 और BeCl2 इत्यादि, ठीक है बच्चों। किसके अंदर पाया जाता है, जो sp संकरण पाया जाता है बच्चों वो BeF2 के अंदर पाया जाता है, BeCl2 और इत्यादि के अंदर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इसका उदाहरण होता है बच्चों जैसे CO2 हो गया,
ये वाला इंपॉर्टेंट है बच्चों, sp संकरण जो है बच्चों देखो, CO2 हो गया, HgCl2 हो गया, C2H2, ठीक है बच्चों। और बच्चों इनके अंदर जो कोण होता है बच्चों वो होता है 180 डिग्री का। और ये कैसे होते हैं बच्चों, ये वाले जो संकरण होते हैं बच्चों ये होता है रेखीय। अब देखो बच्चों कैसे होते हैं, देखो जब एक S कक्षक, देखो जब एक S कक्षक और P कक्षक दोनों मिलकर एक नए संकरण का निर्माण करते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं sp संकरण, ठीक है बच्चों। देखो ये हो गया एक नए संकरण का निर्माण, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो सेकंड है हमारा sp² संकरण। देखो बच्चों sp² संकरण जो होता है वो किन के अंदर पाया जाता है बच्चों, देखो डेफिनेशन पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बस इनके एग्जाम्पल पर ध्यान दे। देखो इस प्रकार का जो संकरण होता है बच्चों किसके अंदर पाया जाता है, वो पाया जाता है बोरोन, ठीक है बच्चों। बोरोन जो होता है अपने सामान्य यौगिक जैसे PeF3 BCl3 आदि, इनके अंदर क्या होता है बच्चों sp² का संकरण पाया जाता है। अब देखो बच्चों इनके अंदर जो बंद कोण होता है कितना होता है बच्चों, वो होता है 120 डिग्री। और ये कैसे होते हैं बच्चों, ये होते हैं आपके त्रिभुजाकार के, ठीक है बच्चों मैंने आपको चित्र इस डायग्राम आपको इसलिए नहीं बनवाया क्योंकि अगर जो मैं डायग्राम बनवाता तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता और वो एग्जाम में डायग्राम बना के बिल्कुल भी नहीं देगा। बस आपको अगर जो देगा तो वो ऐसे देगा sp² संकरण किन में पाया जाता है, ऑप्शन में दे देगा BF3 दे देगा, BCl3 दे देगा, और ठीक है। और बच्चों देखो यहाँ से SO2 आया हुआ है कि SO2 में कैसा एग्जाम्पल, SO2 में कैसा संकरण बनता है बच्चों, वो जो पाया जाता है बच्चों SO2 में वो पाया जाता है sp²। C2H4 CO3 NO3 बच्चों इनके अंदर कैसा पाया जाता है, इनके अंदर जो बच्चों संकरण पाया जाता है वो पाया जाता है sp² संकरण, ठीक है बच्चों। तो आपको एक भी एग्जाम्पल इनका मिस नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है बच्चों नेक्स्ट होता है हमारा sp3 संकरण, ठीक है बच्चों। अब देखो sp3, अब देखो बच्चों यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ आपका कि CCl4 जो होता है वो कैसे संकरण देता है sp², यानी कि जो आपका CCl4 जो होता है बच्चों वो देता है sp3 संकरण, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इनकी आकृति की हम बात करते हैं बच्चों, आकृति कैसी होती है बच्चों, इनकी होती है चतुष्फलकीय। और बच्चों इनके अंदर जो बंद कोण होता है वो कैसा बनता है बच्चों, बंद कोण जो बनता है बच्चों वो बनता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है बच्चों। और ये होते कौन कौन से बच्चों, देखो ये होता है SiH4 होता है, SiF4 होता है, NH3H2O आदि, ठीक है बच्चों। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा वो है sp3D संकरण। बच्चों ये देखो ये जो होता है sp3D संकरण ये होता है बच्चों आपका PCl5 और PF5 आदि में, ठीक है। इनके अंदर ये sp3D संकरण पाया जाता है। और इनकी आकृति कैसी होती है बच्चों, ये होते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिड व, ठीक है बच्चों। और बच्चों इनके अंदर जो बंद कोण होता है बच्चों वो होता है 120 डिग्री व 90 डिग्री का, ठीक है बच्चों। और बच्चों यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि sp3D संकरण जो होता है बच्चों उनके अंदर बंद कोण कितने का होता है बच्चों, वो होता है 120 डिग्री 90 डिग्री का, ठीक है बच्चों। और बच्चों हमारा जो है नेक्स्ट संकरण है हमारा, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, वो होता है sp3D² संकरण। बच्चों ये किन के अंदर होता है बच्चों, ये होता है सबसे अलग sp6 में, ठीक है बच्चों। किस में होता है बच्चों, ये होता है sp6 में। और इनकी आकृति कैसी होती है बच्चों, वो होती है अष्टफलकीय। और इनके बीच जो बंद कोण होता है बच्चों वो होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है बच्चों। अगर जो आपको यहाँ पे भी डाउट आपके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो बच्चों आपको एक काम करना, आपको अपनी फर्स्ट ईयर की बुक जाना, फर्स्ट ईयर की बुक उठाना, उसके अंदर बिल्कुल डिटेल में दे रखा है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप आकृति बना के देख लेना। मेरे पास ना टाइम नहीं होता कि मैं आपको बिल्कुल आकृति बनाकर समझाऊँ, ठीक है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में वो चीज़ नहीं आएगी। यहाँ पे एग्जाम में जो आपका आएगा ये यहाँ से बस सिर्फ ये चीज़ पूछेगा वो कि जो sp3D² संकरण जो होता है बच्चों वो कैसा होता है, उसकी आकृति कैसी होती है अष्टफलकीय, और उनके बीच में बंद कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। और ये इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है बच्चों, ये होता है sp6, ठीक है बच्चों, ऐसे पूछेगा एग्जाम में बच्चों। लास्ट है हमारा sp3D3 संकरण। बच्चों ये जो होता है ये होता है IF7, ठीक है बच्चों। जो IF7 जो होता है बच्चों ये sp3D3 संकरण देता है बच्चों। और ये होता क्या है, इसकी आकृति कैसी होती है बच्चों, वो होती है पंचकोणीय, ठीक है बच्चों, पंचकोणीय ये या द्विपिरामिड, ठीक है बच्चों। और इनके बीच जो बंद कोण होता है बच्चों वो होता है 72 डिग्री 90 मिनट का होता है, ठीक है बच्चों, 90 डिग्री का। अब बच्चों देखो ये वाला देखो, इस कॉन्सेप्ट से आपका बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है बच्चों। देखो क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है बच्चों जो निम्नलिखित अणुओं में से CH4 NH3 H3O H2O SF4 CIF3 ICI2 में कौन सा संकरण बनेगा। अब देखो मैंने क्या किया बच्चों, दो के अंदर आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। और आपको और जो है सारे आपको बनाने हैं, ठीक है बच्चों। देखो पहला कहता है, देखो पहला CH4
बच्चों देखो हम CH4 की हम बात करते हैं, CH4 का हमें पता नहीं है कि इसके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। अब देखो बच्चों CH4 है, अब देखो बच्चों CH4 जो है, अब देखो कार्बन की वैलेंस, देखो कार्बन कितने पर होता है, कार्बन होता है बच्चों 6 पर। ठीक है बच्चों, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 6 होता है। अब कार्बन का आप वो करो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। देखो बच्चों 1s2 2s2 2p की 6 आना चाहिए, लेकिन 6 ने आके लास्ट में कितने, देखो बच्चों 2 और 2 4, कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 चाहिए बच्चों। यहाँ पे कितने आ गए यहाँ पे, तो इस कारण हमने 2 लिया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, कार्बन के पास 6 हो गए। देखो बच्चों, अब देखो हम बात करते हैं, अब पी के अंदर कितने कक्षक होते हैं बच्चों, 3, 1 2 3। अब पी के लास्ट कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 1 और 1 2। अब देखो बच्चों पी के, अब देखो एस की हम बात करते हैं, एस के अंदर एक कक्षक होता है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब देखो पी एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों ये वाली जो अवस्था होती है हमारी फर्स्ट अवस्था होती है बच्चों, ये होती है ग्राउंड स्टेट। ठीक है बच्चों, अब ग्राउंड स्टेट में क्या होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी कक्षक के अंदर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब बच्चों देखो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है बच्चों, जो एक्साइटेड स्टेट में ये होता है बच्चों, जो एस कक्षक होता है ना बच्चों, एस का एक इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में चला जाता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन था बच्चों, वो एक्साइटेड स्टेट में ये होता है बच्चों, जो एस कक्षक का जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, वो पी कक्षक में चला जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, यहाँ पे आ गया पी कक्षक में। ठीक है बच्चों, अब देखो अब यहाँ पे आ गया। अब देखो जी, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन की। अब जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो हमारा CH4 था, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, देखो बच्चों। अब देखो, अब हम इस पूरे स्ट्रक्चर की, अब हम इस पूरे फॉर्मूले की हम बात करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन था, अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आया था, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब जो इनके बीच में संकरण देखो किस किस के बीच में बना था संकरण, हमारे 2s के बीच में और 2p के बीच में। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे s का कितने कक्षक है, s का 1 कक्षक है, और p के कितने हैं बच्चों, p के हैं हमारे 2, तो 2p और 1 मिलकर क्या कौन सा संकरण बनेगा बच्चों, वो बनेगा आपका sp3 संकरण। ठीक है बच्चों, कौन सा संकरण तैयार हो जाएगा बच्चों, 2p और 1s मिलकर कौन सा संकरण बचेगा बच्चों, वो बनेगा आपका sp3 संकरण। ठीक है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गया आपका। ठीक है बच्चों, तो आपको करना क्या है, इसी प्रकार आपको बच्चों देखो NH3 H3O H2O इन तीनों को निकालना है आपको। ठीक है बच्चों, अब एक और है मैंने जो निकाला आपको, वो निकाला बच्चों मैंने वो निकाला मैंने SF4 का। ठीक है बच्चों, अब CiF3 ICI2 आदि। देखो बच्चों, इसके अंदर सल्फर का निकालेंगे, हमने सल्फर का निकाला, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब बच्चों देखो सल्फर का निकालने के बाद क्या होता है बच्चों, अब इसके लिए हमने एक जो 3D कक्षक होता है ना बच्चों, इसके लिए हमें एक कक्षक अलग से खाली लेना पड़ता है। ठीक है बच्चों, सल्फर के लिए हम एक कक्षक 3D जो होता है बच्चों, वो हमें एक खाली कक्षक अलग से लेके चलते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप यहाँ पे कह सकते हो सर जी यहाँ पे तो पी की फुल कक्षक हो रही है और आपने 3D क्यों लिया है बच्चों, जो 3D कक्षक होता है ना, इसके लिए सल्फर के लिए एक कक्षक हमेशा खाली होता है, और जब जाके इसके अंदर संकरण बनता है। ठीक है बच्चों, यदि आप पी और एस से बनाने लगोगे तो आपका संकरण नहीं बनेगा बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे 3D, इसके अंदर देखो कितने 1 2 3 4 5। अब पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। देखो बच्चों पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 4, 1 2 3 4। ठीक है, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2, 1 और 1 2। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट। देखो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह है बिल्कुल। ठीक है, अब देखो एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, देखो ये तो ग्राउंड स्टेट ठीक थी, एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है 3p का 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉन दूसरे अगले वाले कक्षक में आ जाता है। यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन जो था वो D में आ गया। ठीक है बच्चों, आ गया। अब देखो आगे यहाँ पे अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ SF4 की। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होगी, देखो यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया था, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1s और 3p और 1d।
तो कौन सा हाइब्रिडेशन तैयार होगा आपका, हाइब्रिडेशन बन के तैयार होगा बच्चों sp3d हाइब्रिडेशन। ठीक है बच्चों, और सारे आपको इसी प्रकार करने हैं। बच्चों एक ही वाला क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है आपका, ये वाला देखो बच्चों क्वेश्चन, ये है लास्ट क्वेश्चन। ये होता है O2 प्लस O2 प्लस O2 O2, इनका जो आबंध कोटिमान क्या हुआ है। देखो बच्चों, इनका आबंध कोटिमान ज्ञात करते हैं हम, ये क्या होगा। इसके ऊपर एग्जाम में आए हुए हैं, 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों O2 के लिए हम निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्या क्या, हमने O2 का आबंध निकालने के लिए हम करते हैं। अब देखो बच्चों, इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है O2 का, वो होता है बच्चों देखो 1/2 बंधक इलेक्ट्रॉनों की संख्या और माइनस विपरीत इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है बच्चों, जो O2 का आबंध निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है बच्चों, वो होता है बंध क्रम के लिए बच्चों, वो होता है 1/2 फिर ब्रैकेट में बंधक इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस विपरीत इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है बच्चों, 1/2। अब देखो बंधक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन सी होगी, देखो ये जो हम O2 के लिए निकाल लेते हैं बच्चों। अब देखो O2 का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 8 पे तो होता है परमाणु क्रमांक। O2 जो होता है आवर्त श्रेणी में कितने नंबर पर होता है बच्चों, 8 पर ही तो होता है O2, यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, ये आ गया 8। अब देखो, अब इसने कहा कि विपरीत इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखो ये जो 8 था, इसके विपरीत में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यानी कि ये जो 8 होता है ना बच्चों, ये जो परमाणु क्रमांक होता है इसका आधा कर दो 4। ठीक है बच्चों, यानी कि विपरीत इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि इसके जो विपरीत में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, इसका आधा कर दो। ठीक है बच्चों, आपने आधा किया तो कितना क्या, 1/2 इंटू 4, 2 से डिवाइड कर देता, कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। ठीक है, तो O2 के लिए आबंध क्रम कितना आ गया बच्चों, वो आ गया 2। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों हम निकालते हैं O2 के लिए। अब बच्चों आपको पता होगी, यदि किसी के ऊपर प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इस प्लस का मतलब होता है बच्चों इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि किसी के ऊपर माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, ये तो पता होगा आपको। अब देखो बच्चों, हम बात करते हैं O2 के लिए। चलो अब देखो 1/2, यहाँ पे क्या बताया था मैंने, यहाँ पे बताया, देखो बच्चों फॉर्मूले में बताया, देखो ऑक्सीजन कितने पर होता है बच्चों, 8 पर होता है, तो 8 आ गया। अब देखो इसका मतलब क्या है, यानी कि इसका मतलब इसके अंदर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की, इसका मतलब क्या है, कमी है। और यहाँ पे विपरीत इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है बच्चों, वो 4 होती है। 8 का आता कितना होगा, 4, और 4 के अंदर देखो 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की पहले से कमी हो रही है यहाँ पे, तो 1 इसमें लेस कर दिया, तो कितना होगा, 4 - 3। तो बच्चों 8 में 3 का कितना बचा, 5, और 2 से 5 को डिवाइड किया, कितना आ गया बच्चों, 2.5। तो O2 प्लस के लिए जो आबंध आ गया बच्चों, वो आ गया आपका आबंध, जो बंधमान आ गया बच्चों, वो आ गया 2.5। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं O2 माइनस के लिए। अब O2 माइनस के लिए क्या करते हैं, देखो बच्चों ऑक्सीजन का देखो 1/, देखो आधा कर दिया आपने, आधा होता है इसका फॉर्मूले में हाफ इंटू, फिर उसके बाद बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बच्चों, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 8 आ गया। ठीक है, उसके बाद है माइनस। अब देखो माइनस का मतलब क्या है बच्चों, माइनस का मतलब है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है, यानी कि 4 में और 1 जोड़ा कितना हो गया, 5, 8 - 5, 5 में 3 गया, कितने बच्चे, 8 में 5 गया बच्चों, वो बच्चे 3। ठीक है बच्चों, अब देखो इतने इंटेलिजेंट आप हो, 2 से आपने डिवाइड किया तो कितना आ गया बच्चों, 1.5। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम बात करते हैं O2 - 2 की। अब देखो बच्चों इसके लिए निकालते हैं हम। अब देखो बच्चों फॉर्मूला फिर से वही है, 1/2 बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी बच्चों, 8। अब देखो बच्चों O2, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है बच्चों, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, यानी कि इसके अंदर क्या है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। यदि बच्चों यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होता है, क्या होता है बच्चों, फिर होता है बच्चों इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। फिर क्या करते हैं यहाँ पे, जो बंधित इलेक्ट्रॉन की, देखो बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है बच्चों, 8, और 8 कैसे आया बच्चों, यहाँ पे जो 8 2 होता है ना बच्चों, यहाँ पे 8 होता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक। ठीक है बच्चों, ऐसे आता है यहाँ पे 8, और यहाँ पे फिर यहाँ पे 4 कैसे आता है बच्चों, यहाँ पे लेते हैं हम 4, यानी कि इलेक्ट्रॉन की, यानी कि जो बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके विपरीत इलेक्ट्रॉन कितने लेते हैं, इसका आधा कर देते हैं हम 4, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस कारण हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा कर दिए, 6 हो गए। और 8 - 6, 6 में से 2, 8 में 6 गया 2, और 2 से 2 काट देते, कितना आ गया बच्चों, 1। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार है N2+। अब देखो बच्चों N2+ के लिए हम बात करते हैं। अब बच्चों देखो N2+ का मतलब, देखो N2 कितने पर होता है बच्चों, नाइट्रोजन होता है बच्चों 7 पर। ठीक है बच्चों, कितने पर होता है बच्चों, 7 पर होता है N2। अब देखो बराबर कितना लिया हमने,
बच्चों ये फॉर्मूला होता है हाफ। अब देखो इसके अंदर इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों 7। अब देखो अब यहाँ पे लेते हैं हम आधे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है बच्चों, उसके विपरीत इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब 7 का आधा कितना होता है बच्चों 3.5 होता है। अब 3.5 तो यहाँ पे हम लेंगे नहीं, तो इसका हम लेंगे यहाँ पे 3, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बच्चों, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से लेस कर दिया, 7 - 2 5/2, तो बच्चों कितना आ गया इसका 2.5, ठीक है बच्चों। तो बच्चों फाइनली आपकी यूनिट जो है बच्चों ये ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर बच्चों, वो कहता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार घूमता है। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर किस प्रकार घूमता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहता है अप्रगामी तरंग, ऑप्शन नंबर बी कहता है अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन नंबर सी कहता है अनुप्रस्थ तरंगे, और ऑप्शन नंबर डी कहता है बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बच्चों, वो नाभिक के चारों ओर अग्रगामी तरंग के रूप में घूमता है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है श्रोडिंगर तरंग समीकरण किस प्रकार की समीकरण है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहता है प्रथम अवकल समीकरण, ऑप्शन नंबर बी कहता है द्विघात अवकल, और ऑप्शन नंबर सी कहता है तृतीय अवकल, और ऑप्शन नंबर डी कहता है बच्चों इनमें से कोई नहीं। बच्चों जो आपकी जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण होती है ना बच्चों, वो होती है आपकी द्विघात अवकल समीकरण। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन साई है तो संभावना घनत्व कितना हुआ बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहता है साई, ऑप्शन नंबर बी कहता है 2 साई, ऑप्शन नंबर सी कहता है साई/2, और ऑप्शन नंबर डी कहता है साई स्क्वायर। बच्चों जो इलेक्ट्रॉन का जो तरंग फलन यदि साई है तो उसकी संभावना घनत्व कितना होता है बच्चों, वो होता है साई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक विमेय संदूक में उपस्थित कण का स्थितिज फलन Vx है, तो कितना होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए कहता है Vx बराबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है Vx बराबर 1 के बराबर नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी कहता है Vx बराबर 0 बराबर नहीं होता है, और ऑप्शन नंबर डी कहता है Vx बराबर 0 होता है। बच्चों जो एक विमेय संदूक होता है ना बच्चों, उसके अंदर यदि मैं किसी भी स्थितिज फलन की हम बात करता हूँ तो बच्चों उसके अंदर होता है 0, ठीक है बच्चों। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको नहीं कराया ये, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है, बस आपको याद रखना है। यदि किसी भी विमेय संदूक की अगर जो बात करें उसके अंदर जो स्थितिज फलन होता है बच्चों वो होता है 0, ठीक है बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 5 की हम बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों संयोजकता बंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया था बच्चों बताओ। ऑप्शन नंबर ए कहता है बच्चों हिटलर व लंदन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कहता है हिटलर, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से पोलिंग व स्लेटर, और ऑप्शन नंबर सी कहता है स्लेटर। बच्चों जो संयोजकता जो वीबीटी जो थ्योरी सिद्धांत था बच्चों वो दिया गया था हिटलर व लंदन के द्वारा। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों संयोजकता बंध सिद्धांत को किसके द्वारा संशोधित किया गया था। बच्चों ऑप्शन नंबर ए कहता है हिटलर व लंदन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कहता है स्लेटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कहता है लंदन के द्वारा। बच्चों देखो इस बार जो संयोजकता बंध सिद्धांत है उसके अंदर क्या गया संशोधन किया गया बच्चों, वो किसने किया था बच्चों पोलिंग व स्लेटर ने। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा सही उत्तर डी, ठीक है बच्चों। हम बात कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कहता है संयोजकता बंध सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए कहता है युग्मन पर, ऑप्शन नंबर बी कहता है उदासीनीकरण पर, ऑप्शन नंबर सी कहता है ए व बी, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। बच्चों जो संयोजकता जो बंध सिद्धांत है वीबीटी बच्चों वो युग्मन और उदासीनीकरण दोनों पर आधारित है। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही सही है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अयुग्मित वाले ऑर्बिटल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है पूर्ण ऑर्बिटल, ऑप्शन नंबर बी कहता है अपूर्ण ऑर्बिटल, ऑप्शन नंबर सी कहता है दोनों, ऑप्शन नंबर डी कहता है या इनमें से कोई नहीं। बच्चों जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले जो ऑर्बिटल होते हैं जो कक्षक होते हैं बच्चों वे होते हैं अपूर्ण ऑर्बिटल। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है H2+ आयन की बंद कोटि कितनी होती है बच्चों। ए बराबर 0 होती है, ऑप्शन नंबर बी 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी 1/2 होता है, और ऑप्शन नंबर डी कहता है 2 होती है।
या इनमें से कोई नहीं है बच्चों। जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, जो H2 आयन की जो बंधन कोटि होती है बच्चों, वो होती है 1/2। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है H2 आयन की बंधन कोटि कितनी होती है बच्चों, हाइड्रोजन आयन की कितनी होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहता है 0, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1/2, ऑप्शन नंबर डी कहता है 2। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, वो होती है 1/2। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमारा पी कक्षक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है प्रथम गुण एप्राबस्ट, ऑप्शन नंबर बी कहता है त्रिगुण एप्राबस्ट, ऑप्शन नंबर सी कहता है त्रिगुण एप्राबस्ट, ऑप्शन नंबर डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों जो पी कक्षक होते हैं बच्चों, वो कैसे कहलाते हैं बच्चों, वो जो कहलाते हैं आपके, वो कहलाते हैं बच्चों आपके प्रथम गुण एप्राबस्ट। ठीक है बच्चों। वो क्या कहलाते हैं बच्चों, पी कक्षक जो होते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं प्रथम गुण एप्राबस्ट। ठीक है बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा 12वां। वो कहता है कक्षकों की ऊर्जा का क्रम क्या होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहता है एफ की होगी, उससे कम डी की होगी, फिर पी की होगी, फिर एस की होगी। ऑप्शन नंबर बी कहता है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, या सी होगा, या डी होगा। बच्चों जो कक्षकों का ऊर्जा क्रम होता है बच्चों, वो होता है एस के बाद पी, पी के बाद डी के बाद एफ। तो बच्चों ये वाला जो उत्तर हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ऑप्शन नंबर 13 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बच्चों क्वांटम संख्या को निम्न में से किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है बच्चों, एच के द्वारा, एल के द्वारा, एस के द्वारा, या एच के द्वारा। बच्चों आप बताओ क्वांटम संख्या को किसके द्वारा किया जाता है। मैं नहीं बताऊंगा इस बार आंसर। ठीक है बच्चों, बताओ आप, बताओ बच्चों। चलो ठीक है बच्चों, आपको बताओ बच्चों, इसको जो किया जाता है ना क्वांटम संख्या को बच्चों, वो किया जाता है एच के द्वारा। ठीक है बच्चों। ठीक है, कैपिटल जो स्मॉल एच होता है इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है जो क्वांटम संख्या होती है बच्चों, वो कितने प्रकार की होती है बच्चों, बताओ बच्चों। क्वांटम संख्या जो बच्चों होती है बच्चों, वो होती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वांटम संख्या होती है बच्चों 4 प्रकार की। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हमारा जो पीपी ऑर्बिटल होता है बच्चों, पीपी ऑर्बिटल के अतिव्यापन से कौन सा बनता है। आणविक ऑर्बिटल बनता है, आबंधी ऑर्बिटल होता है, अनाबंधी ऑर्बिटल बनता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों जो पीपी ऑर्बिटल होता है बच्चों, उसके ऑर्बिटल से कौन सा अतिव्यापन बनता है बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही 15 का बच्चों, वो होता है आपका आणविक ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों। बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हमें कि संयोजकता बंध सिद्धांत जो होता है बच्चों, वो कब दिया गया था। बच्चों जो संयोजकता बंध सिद्धांत दिया गया था, बताओ बच्चों कब दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए कहता है बच्चों 1927 में, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1931 में, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1928 में, ऑप्शन नंबर डी कहता है 1932 में। बच्चों जो संयोजकता बंध सिद्धांत था बच्चों, वो दिया गया था 1927 में। ठीक है बच्चों। और इसके अंदर अब देखो, ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 कहता है बच्चों जो संयोजकता बंध सिद्धांत है, जो वीबीटी थ्योरी थी, वो किस सन में संशोधित की गई थी बच्चों। उसके अंदर संशोधित किया गया था 1932 में। किसने किया था बच्चों, वो पॉलिंग व स्लेटर ने। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हमारा संयोजकता बंध सिद्धांत में मुख्य अनुनाद की होती है, सही या गलत, या कभी कभी जो मुख्य भूमिका जो है वो अनुनाद की होती है बच्चों, वो सही है या गलत है, या कभी कभी होती है। ऑप्शन नंबर डी कहता है या कभी नहीं होती है। बच्चों वो जो होती है ना संयोजकता बंध सिद्धांत में मुख्य अनुनाद की भूमिका बच्चों, वो होती है बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। वो कहता है बच्चों आणविक कक्षक के अनुचुंबक को स्पष्ट करता है ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से, फास्फोरस से। तो बच्चों जो आणविक कक्षक होता है ना बच्चों, उसके अनुचुंबक को स्पष्ट किया जाता है, वो किया जाता है बच्चों ऑक्सीजन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, वो कहता है आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत का नए सिद्धांत में किसके द्वारा विकास किया गया। हुंड्स तथा मुर्लिगन के द्वारा, जॉनसन तथा कुल्सन के द्वारा, ए तथा दोनों,
और उपयुक्त में से कौन है? बच्चों जो आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत का नए विकास में जब उसका सिद्धांत के द्वारा नया विकास किया गया था बच्चों, हुंड्स और मूलिगन ने भी और जोन्स तथा कुल्सन इन चारों ने मिलकर किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों सही है। ठीक है बच्चों। बच्चों फाइनली मैंने इस यूनिट के 20 क्वेश्चन कराए हैं और समथिंग में आपको देखो, और ये जो आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, कम से कम बच्चों देखो 37 क्वेश्चन ही है, आपके 57 क्वेश्चन हो जाए इस यूनिट के। ठीक है बच्चों। बच्चों ये क्वेश्चन आपके फाइनली ख़त्म हो चुके हैं और अब कुछ और क्वेश्चन है इस यूनिट के। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये कहता है जो रासायनिक बॉन्ड होता है बच्चों, रासायनिक बॉन्ड वीबीटी प्रारंभिक रूप से इसकी जो थ्योरी थी बच्चों किसने दी थी? वो हाइजेनबर्ग ने, प्लांक ने या हिटलर व लंदन ने? ऑप्शन नंबर डी कहता है डी ब्रोकली ने। बच्चों जो रासायनिक बंध की जो वीबीटी थ्योरी थी वो किसने दी बच्चों? वो दी थी हिटलर व लंदन ने। तो इसको ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ठीक है बच्चों। बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा, वो कहता है बच्चों जो तरंग फलन था, तरंग फलन के लिए निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए कहता है एकांक मान, ऑप्शन नंबर बी कहता है सतत, ऑप्शन नंबर सी कहता है बच्चों अंतरिक्ष के सभी क्षेत्र में निश्चितता, और ऑप्शन नंबर डी कहता है सभी, या ऑप्शन नंबर सी कहता है ये सही है। बच्चों जो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी कहता है ए भी ठीक है, इसका बी भी ठीक है और सी भी होता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करते हैं। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों हमारा, ये कहता है जो सोंदिगर तरंग समीकरण थी उसकी सर्वाधिक प्रचलित अवस्था कौन सी थी बच्चों? ऑप्शन नंबर ए कहता है डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई माइनस वी, और फिर उसके बाद में ब्रैकेट में साई बराबर 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर एम, फिर ब्रैकेट में होता है ई माइनस वी, फिर ब्रैकेट के बाहर होता है साई बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी कहता है बच्चों डेल स्क्वायर साई प्लस 8 एच स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर प्लस फिर ब्रैकेट में कहता है ई माइनस वी साई बराबर 0। और बच्चों ऑप्शन नंबर डी कहता है या फिर सही या फिर सभी। तो बच्चों जो इसका जो सही होता है ना बच्चों वो हो जाएगा बच्चों, मैंने बताया था आपको बच्चों, वो होता है आपका डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई। ठीक है बच्चों। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा बच्चों? इसका जो हो जाएगा बच्चों ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वो होता है ई माइनस वी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा, ये कहता है एक अणु, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर एक अणु में बंद कोटि दिया जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहता है एन ए माइनस एन बी होता है, ऑप्शन नंबर बी कहता है एन बी माइनस एन ए होता है, ऑप्शन नंबर सी कहता है एन बी प्लस एन ए होता है, ऑप्शन नंबर डी कहता है एन ए प्लस एन बी होता है बाई 2 होता है। बच्चों जो होता है ना इसके अंदर वो होता है बच्चों एन बी माइनस एन ए अपॉन 2। ठीक है बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, वो होता है एन बी माइनस एन ए अपॉन 2। ठीक है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा, अब देखो बच्चों ये आ गया क्वेश्चन, SO3 अणु में S परमाणु होता है बच्चों, वो होता है ऑप्शन नंबर sp संकरित होता है, sp स्क्वायर संकरित होता है, ऑप्शन नंबर सी कहता है sp3 संकरित होता है, ऑप्शन नंबर डी कहता है dsp स्क्वायर संकरित होता है। बच्चों जो SO3 में अणु में S परमाणु कैसा होता है बच्चों? वो होता है sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अधिकतम बंद कोटि किस में होती है बच्चों? O2 में होती है सबसे ज़्यादा, O2 प्लस में होते हैं, O2 माइनस में होते हैं, या O2 2 माइनस में होते हैं। बच्चों जो अधिकतम बंद कोटि होती है बच्चों वो होती है O2 प्लस 2 में। ठीक है बच्चों। आप निकाल के भी देख सकते हो, ऑप्शन का कितना होता है बच्चों? 8 होता है, और वहाँ पे हम क्या करते हैं 1/2, 8 माइनस कितना होता है 1 प्लस है, देखो 8 में कितना हो जाए 3, तो 8 में 3 का 5/2, तो कितना होगा बच्चों? इसका हो जाएगा 2.5। ठीक है बच्चों। ऐसे ही आप O2 का भी निकाल के देखना, O2 को भी O2 माइनस जिसमें ज़्यादा होगी बच्चों तो वो सही उत्तर होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है बच्चों, जिसमें होता है O2 2+1। ठीक है बच्चों। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारा, ये कहता है बच्चों देखो
ये कहता है एथिल अल्कोहल जो C2H5OH होता है बच्चों, ये होता है एथिल अल्कोहल में उपस्थित बंध कौन सा होता है बच्चों? आयनिक होता है, संयोजी होता है, या हाइड्रोजन होता है, या ऑप्शन नंबर डी होता है। बच्चों इसके अंदर जो होता है बच्चों उपस्थित जो एथिल अल्कोहल होती है बच्चों, इसके अंदर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बच्चों, ये आपको पता भी होगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ब्यूटेन 2 में उपस्थित बंधों की संख्या क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए कहता है 11 सिग्मा तथा 1 पाई सिग्मा। ऑप्शन नंबर बी कहता है 10 सिग्मा तथा 2 पाई। ऑप्शन नंबर सी कहता है 0.9 सिग्मा या फिर 3.5 सिग्मा। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। बच्चों जो ब्यूटेन 2 में जो उपस्थित बॉन्डों की संख्या होती है ना बच्चों, वो होती है 11 सिग्मा और 1 पाई। ठीक है बच्चों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कहता है केंद्रीय परमाणु द्वारा बनाए गए बंधों यानी कि H तथा P लक्षण बराबर होते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहता है CH4 में, ऑप्शन नंबर बी कहता है CH3Cl में, ऑप्शन नंबर सी कहता है CH3 में, और ऑप्शन नंबर डी कहता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH में। बच्चों जो केंद्रीय परमाणु द्वारा बनाए गए बंध में S और P लक्षण जो बराबर होते हैं ना बच्चों, वो होते हैं बच्चों आपके CH ट्रिपल बॉन्ड CH में। ठीक है बच्चों, किस में होते हैं? CH ट्रिपल बॉन्ड CH में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमारा LCO विधि प्राप्त आणविक कक्षक पालन नहीं करते हैं। अब देखो बच्चों इसमें आणविक कक्षक पालन नहीं करते हैं पौली के अपवर्जन नियम का, हुंड के बहुलता का नियम का, आबहू का, या बियर के नियम का। बच्चों देखो ये जो होते हैं ये तो तीनों करते हैं, और जो नहीं करता है बच्चों वो होता है बियर का नियम। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कहता है देखो बच्चों, जब एक एक्स कक्षक तथा 2p कक्षक होते हैं तो प्राप्त होता है दो नए नए कक्षकों जो एक दूसरे 90 डिग्री पर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है दो नए नए जो कक्षक होते हैं वो 120 डिग्री पर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है 3 नए जो कक्षक होते हैं 120 डिग्री पर होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी कहता है 3 नए कक्षक 109 डिग्री पर होते हैं। बच्चों जो इसका सही उत्तर हो जाए देखो, 2p है और एक एक्स कक्षक है, तो तीनों मिलाकर कितने हो गए? 3। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है, यानी कि 3 नए कक्षक जो होते हैं वो तीनों एक दूसरे कितने पर होते हैं बच्चों? वो होते हैं 120 डिग्री पर होते हैं। ठीक है बच्चों, कितने पर होते हैं? 120 डिग्री पर होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ठीक है बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कार्बोकेटाइन CH+3 में कार्बन परमाणु संग्रहित होता है। बच्चों ऑप्शन नंबर ए कहता है Sp में, ऑप्शन नंबर बी कहता है Sp² में, ऑप्शन नंबर सी कहता है Sp3 में, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। बच्चों ये जो कार्बोकेटाइन CH3+ कार्बन परमाणु संग्रहित होता है ना बच्चों, वो होता है Sp² में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बच्चों कौन सा आणविक कक्षक ऊर्जा अधिकतम होती है? बच्चों सबसे अधिकतम इनके अंदर जो बच्चों देखो जो आणविक ऊर्जा सबसे अधिकतम बच्चों किसके अंदर होगी? बच्चों वो होती है सिग्मा, सिग्मा के ऊपर स्टार, इसके अंदर सबसे ज़्यादा अधिकतम ऊर्जा होती है। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बच्चों देखो, जब एक रासायनिक बंध दो परमाणु के मध्य बनता है एक रासायनिक बंध, तो तंत्र की स्थितिक ऊर्जा क्या होती है बच्चों? घटती है, बढ़ती है, या डबल बॉन्ड को या फिर ट्रिपल बॉन्ड को? बच्चों जो होती है ना वो होती है बच्चों घटती है जब एक रासायनिक बंध दो परमाणु के मध्य बनता है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बच्चों दो कक्षकों के मध्य अक्षय अतिव्यापन से कौन सा बंध बनता है बच्चों? वो बनता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों ये भी आपको पता ही होगा। अब देखो बच्चों वीबीटी संयोजित संरचनाओं की उपयोगिता का कम आकलन करता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है आयनिक संरचनाओं की उपयोगिता का कम आकलन करता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है दोनों आयनिक से संयोजित संरचनाओं की उपयोगिता का बराबर प्रभाव करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना बच्चों वो हो जाएगा आयनिक संरचनाओं का उपयोगी का कम आकलन करता है वो। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 17 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है बच्चों एक अणु अथवा आयन स्थायी होगा। कब होगा बच्चों? जब होगा जब Nb बराबर Na के होगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है बच्चों Nb होगा Na से, यानी कि Nb से Na बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है Na - Nb ट्रिपल बॉन्ड हो, उसकी ऊर्जा होगी बराबर। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के। और ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो उपयुक्त होगा ना बच्चों, जो अणु का विस्तार होता है बच्चों जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की।
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हमारा कार्बन परमाणु में sp3 संकरण जो होता है बच्चों, वो भाग लेने वाले कक्षों की कुल संख्या कितनी होगी बच्चों? 2। बच्चों बताओ कितनी होगी बच्चों? इसके अंदर जो होगी देखो 3 तो ये हो गई और 1 ही हो गए बच्चों। कितनी होगी बच्चों बताओ? बच्चों ये होगी आपकी 4। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। आप यहाँ पे देख लो, देखो 3 ये रहे और 1 ये रहे, तो टोटली मिला के कितने हो गए? 4। ठीक है बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बच्चों मुक्त घूर्णन संभव है। मुक्त घूर्णन जो संभव होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए कहता है सिग्मा में बंद में होता है या पाई बॉन्ड में होता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है डबल बॉन्ड में होता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है सभी में होता है। बच्चों जो मुक्त घूर्णन संभव होता है ना, वो खाली सिग्मा बॉन्ड में ही होता है। यानी कि मुक्त घूर्णन यानी कि जिसमें जो घूमना संभव होता है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड में भी होता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है बच्चों एक संयोजी बंध की शक्ति निर्भर करता है। जो एक संयोजी बंध होता है बच्चों, उसकी शक्ति निर्भर किस पर करती है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए कहता है सिग्मा बॉन्ड के चारों ओर मुक्त घूर्णन पर। ऑप्शन नंबर बी कहता है कक्षों के अतिव्यापन की मात्रा पर। ऑप्शन नंबर सी कहता है अणु के अनुनाद पर। और ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। बच्चों जो संयोजी बंध की जो शक्ति निर्भर करती है ना बच्चों, वो करती है कक्षों के अतिव्यापन पर। किस पर करती है बच्चों? वो करती है कक्षों के अतिव्यापनों की मात्रा पर। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है बच्चों एलसीए विधि द्वारा बनी आणविक कक्षक पालन करते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहता है पौली का प्रजनन सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर बी कहता है बच्चों हुंड के नियम का। ऑप्शन नंबर सी कहता है अभाव नियम का। ये सभी बच्चों ये जो एलसीए विधि द्वारा जो आणविक कक्षक होते हैं ना बच्चों, वो हुंड के नियम का भी करते हैं, अभाव के भी करते हैं और पौली का भी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक है, यानी कि तीनों ही करते हैं। ठीक है बच्चों। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हमारा, वो कहता है इथाइलिन अणु में है बच्चों क्या होता है? उसमें ऑप्शन नंबर ए कहता है 4 सिग्मा 2 पाई। ऑप्शन नंबर बी कहता है 3 सिग्मा या 3 पाई। ऑप्शन नंबर सी कहता है 5 सिग्मा 1 पाई। ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसके जो इथाइलिन अणु में जो होगा ना बच्चों, वो होता है बच्चों इसके लिए 5 सिग्मा और 1 पाई। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए ऑप्शन नंबर सी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके लिए। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं। बच्चों देखो 23 कहता है बच्चों O2 का आबंध कोटिमान क्या होगा बच्चों? 2.5 होगा या 2.0 होगा, 1.5 होगा, 3.5 होगा। इसके लिए बच्चों जो होता है ना, वो होता है 2.5। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों 1/2 8 माइनस कम कर दिया, यानी कितना कम हो रहा है? 1 कम हो रहा है 3, तो 8 में 3 का 5/2, 5/2 का डिवाइड कर दो बच्चों, कितना आ जाए? 2.5। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर इसके लिए ये ठीक है। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है बच्चों हमारा, वो ये कहता है एक हीलियम अणु नहीं बनाता है। Na होता है Nb से ज़्यादा, या Na डबल बॉन्ड Nb या Nb से ज़्यादा होता है Na, या Nb माइनस Na उसके बराबर होती है डबल बॉन्ड की ऊर्जा। बच्चों क्या होता है? बच्चों ये जो होता है, एक हीलियम नहीं बनाता है बच्चों, वो बनाता है Na, यानी कि Na डबल बॉन्ड, यानी कि Na डबल बॉन्ड बराबर Nb। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा पी। हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 कहता है हमारा, वो ये कहते हैं यदि इलेक्ट्रॉन तरंग फलन साई है तो संभावना घनत्व कितना होगा बच्चों? साई अपॉन 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है साई। ऑप्शन नंबर सी कहता है साई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी कहता है 2 साई। तो बच्चों इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, वो होता है साई स्क्वायर। ठीक है, संभावना, तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 कहता है हमारा, वो कहता है सौंधी का तरंग समीकरण से प्राप्त होने वाला क्वांटम संख्या नहीं है। बच्चों ऑप्शन नंबर ए कहता है एन या ई या एम या एस। तो बच्चों जो है ना, नहीं है वो है, वो होता है बच्चों एस। एन भी होता है, ई भी होता है, एन भी होता है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर इसके लिए डी ठीक है। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 27 की। बच्चों 27 कहता है एक त्रिज्य तथा एक कोणीय नोडों का कक्षक क्या होता है बच्चों? वो कहता है ऑप्शन नंबर ए कहता है 8D होता है या 5D होता है, 3P होता है या 5F होता है। बच्चों वो जो होता है ना, एक त्रिज्या और एक कोणीय नोडों का कक्षक जो होता है बच्चों, वो होता है 3P। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 कहता है 2s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कक्षक कोणीय संवेग कितना होता है? बच्चों 0 होता है, 2h/2π होता है, 3h/2π होता है, b होता है। बच्चों जो s कक्षक के लिए होता है ना बच्चों, वो होता है 0। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, सही है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 कहता है हमारा एन के बाद, यानी कि एन तीर के द्वारा पर डोनोट किया गया है बच्चों। इसके ऊपर होता है पाई, उसके ऊपर स्टार, संक्रमण दर्शाता है।
एल्कीन को या एल्काइंस को या सभी को या कार्बोनिल को। बच्चों ये जो दर्शाता है ये कार्बोनिल को समझाता है बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों। इसके लिए क्या होता है बच्चों, इसके लिए होता है कार्बोनिल। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 कहता है एक कण एक आयामी बॉक्स में है जिसके अंदर विभव शून्य तथा बाहर उपस्थित है तो उसके लिए क्वांटम संगत ऊर्जा अवस्था नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है बच्चों संपूर्ण ऊर्जा का मान क्या होता है बच्चों, वो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है औसत संवेग शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है तरंग फलन सभी स्थानों पर शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसके लिए जो होता है तरंग फलन सभी स्थानों पर शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करें। 31 कहता है बच्चों प्रति आबंध आणविक कक्षकों को तरंग फलन द्वारा प्रेजेंट किया जाता है बच्चों। वो क्या जाता है ऑप्शन नंबर साई ए माइनस साई बी। ऑप्शन नंबर बी कहता है साई ए प्लस साई बी। ऑप्शन नंबर सी कहता है साई ए प्लस माइनस साई बी। तो बच्चों इसके लिए जो होता है बच्चों वो होता है साई ए माइनस साई बी। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो प्रति आबंध आणविक कक्षक होता है उसको तरंग फलन के द्वारा प्रेजेंट क्या किया जाता है बच्चों, वो क्या जाता है साई ए माइनस साई बी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 कहता है हमारा, वो कहता है एक विमीय बॉक्स में कण की ऊर्जा कितनी होती है बच्चों। ई एन बराबर होती है बच्चों एन स्क्वायर एच अपॉन 8m ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी कहता है ई एन बराबर एन स्क्वायर अपॉन 8m एच स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी कहता है ए स्क्वायर एच स्क्वायर 8m एन स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी कहता है ई एन एम एन स्क्वायर 8 ए स्क्वायर एच स्क्वायर। बच्चों जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो कितनी होती है बच्चों, इसके लिए जो होती है ना बच्चों, एक मिनट बच्चों, वो होती है ई एन बराबर होती है बच्चों एन स्क्वायर ए स्क्वायर अपन में 8m स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है। ठीक है बच्चों, आप देख लीजिए। हाँ बच्चों उसके लिए जो होती है ना बच्चों यही वाली होती है ई एन बराबर होता है बच्चों एन स्क्वायर ए स्क्वायर अपन में 8m एच स्क्वायर। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो कोई नहीं, मैंने इसको नोटिस नहीं किया हुआ, मैं लिख नहीं पाया हुआ इसका। बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 की हम ओर चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 कहता है हमारा एलसीओ विधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। संयोग करने वाले कक्षों का सम्मित समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कहता है परिणामी विपरीत बंधों का आणविक कक्षों की ऊर्जा आबंधी कक्षों से ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है केवल एक। ऑप्शन नंबर बी कहता है केवल 2। ऑप्शन नंबर सी कहता है 1 व 2 नहीं। ऑप्शन नंबर डी कहता है बच्चों देखो ये जो होता है ना बच्चों 1 और 2 यानी कि संयोग कक्षों के सम्मित समान होने चाहिए। दूसरा परिणामी विपरीत बंधों आणविक कक्षों की आणविक ऊर्जा कक्षों ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही ठीक है। ठीक है बच्चों। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है बच्चों जो H3O होता है उसमें बंध उपस्थित कैसा होता है बच्चों, वो केवल आयनिक होता है, धात्विक होता है, केवल सहसंयोजी या सहसंयोजी समन्वय। बच्चों जो इसके अंदर होता है वो होता है बच्चों सहसंयोजी समन्वय। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ठीक है बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 का। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 35 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 कहता है हमारा, वो ये कहता है बच्चों जो केंद्रीय परमाणु द्वारा होते हैं बनाए गए बंध एस और पी लक्षण बराबर होते हैं उसके अंदर। ऑप्शन नंबर ए कहता है बच्चों CH डबल बॉन्ड CH में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी कहता है CH डबल बॉन्ड CH2 होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी कहता है CH सिंगल बॉन्ड CH3 में होता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों ये जो होता है ना बच्चों एस और पी बराबर लक्षण होता है बच्चों, वो होते हैं CH डबल बॉन्ड CH में। ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसके लिए। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है बच्चों जो CCl4 होता है बच्चों उसके अंदर संगमन कैसा होता है, Sp होता है, Sp स्क्वायर होता है, DSP स्क्वायर होता है। बच्चों जो CCl4 के अंदर होता है बच्चों वो होता है Sp स्क्वायर संकलन। ठीक है बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों इस यूनिट का आज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, वो ये कहता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 है बच्चों। ये कहता है BBT के अनुसार अणु का कुल तरंग फलन लिखा जाता है। साई ए बराबर साई ए डॉट साई बी होता है।
और ऑप्शन नंबर बी कहता है साई बराबर होता है साई ए प्लस साई बी। ऑप्शन नंबर सी कहता है साई बराबर होता है साई ए प्लस बी होता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है साई बराबर होता है साई ए इंटू बी होता है। तो बच्चों इसका जो होता है बच्चों वो होता है साई बराबर साई ए डॉट साई बी। तो बच्चों ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, तो फाइनली यूनिट 2 भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। इसके बाद आपको कल आपकी यूनिट नंबर 3 आपकी ख़त्म करा दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो कल इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, जय भारत।